गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे किसके, कैपिटल मार्केट के। और कैपिटल मार्केट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जहां पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम क्या होती है, क्रिएट होती है। और सेकेंडरी मार्केट कौन, जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। और प्राइमरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, मैंने आपको पूरा समझाया था कैसे, नोट में लिखा हुआ है। फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्राइमरी का ही सब टॉपिक है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, कि वो कौन से मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में लेके आते हैं। तो 5 मेथड होते हैं बच्चों। पहला हम पढ़ चुके थे, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जहां पे हम सिक्योरिटीज किसके थ्रू इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, अब ये ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होती है, जो शेयर्स होते हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचे जाते। वो पहले जो इंटरमीडियरीज होते हैं, बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, ये ब्रोकर्स होते हैं, एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनको बेचे जाते हैं शेयर्स फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। और फिर क्या होता है कि जब कोई कंपनी क्या लेके आती है, आईपीओ लेके आती है, मतलब ये जो कार्यक्रम है ये आईपीओ से पहले ही हो जाता है। ये कार्यक्रम आईपीओ से पहले ही हो जाता है। और फिर जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ बच्चों दो पर्पज से आ सकते हैं, जनरली बता रहा हूँ। आईपीओ दो पर्पज से क्यों आ सकते हैं, या तो कंपनी आईपीओ इसलिए लेके आ रही है कि उन्हें अब क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वो पब्लिक के पास जा रही है, वो शेयर्स पब्लिक को बेच करके पैसा क्या करेगी, रेज करेगी। दूसरा ये हो सकता है कि हमने पहले किसी को इशू करके रखे थे शेयर्स, जनता को नहीं, बड़े बड़े जो बिग बिजनेस हाउसेज है, या ब्रोकर्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, एचएनआईज है, डीआईआईज है, ठीक है ना। तो ये अब करना क्या है कि उनको एग्जिट लेना है। इनको एग्जिट लेना है, हाँ, जिनको हमने पहले इशू करके रखे थे। तो वो क्या करते हैं, अब वो अपने शेयर्स मार्केट में लेके आते हैं आईपीओ के थ्रू। मतलब करती तो ये सब कंपनी ही अरेंज, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना है। अब वो अपने शेयर्स बेचेंगे किसको, पब्लिक को। नो डाउट कि उन्होंने सस्ते में खरीदे होंगे। जैसे पेटीएम का एग्जांपल है बच्चों, तो पेटीएम में बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या की थी, उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। उनमें से एक वॉरेन बफेट साहब भी थे, ठीक है। तो उन्होंने, जब कंपनी पे कोई बिलीव नहीं कर रहा, जब मार्केट में उसकी गुडविल है ही नहीं है, तो तब किसने साथ दिया, ये बड़े बड़े लोगों ने। अब कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, और कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है, वैल्यूएशन बन रही है कंपनी की। अब वो बाहर निकलना चाहते हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं। तो इसकी वजह से आईपीओ लेके आया जा रहा है। तो जनरल मैंने आपको दो पर्पस बताए आईपीओ लाने के, या तो कंपनी को वाकई में पैसा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, या दूसरा पैसा नहीं चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाना है, या एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा नहीं लगाना है, लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं ना, उन्हें बाहर निकालना है। तो उन्होंने वो 200 200 300 300 के शेयर खरीदे थे। अब वो 2 हजार रुपए का हम आईपीओ का प्राइस ला करके वो निकलना चाहते हैं, मतलब वो अपने 200 के 2000 बनाना चाहते हैं। जैसे पेटीएम के केस में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यही होता है बच्चों ऑफर फॉर सेल, कंपनी करेगी। हाँ, हाँ। जो वो शेयर्स है, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी ऑफर फॉर सेल के थ्रू। नाम ही क्या है, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, हमने ऑफर निकाला कि हम बेच रहे हैं, जो ऑलरेडी खरीदे थे। करेगी सब, ये कंपनी करेगी सब मैनेज, है ना। कंपनी क्यों करेगी मैनेज, क्योंकि कंपनी, उन्होंने पैसे इस शर्त पे लगाया था कि हम अभी आज के दिन पे आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़िया हो जाएगी तो हमें एग्जिट चाहिए होगा। अब ये शेयर्स, जैसे पेटीएम के केस में तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया इन द सेंस क्या, मतलब कि जनता शेयर इसलिए खरीदती है ताकि क्या हो, हम कुछ तो पैसा कमाए, लेकिन यहाँ पे उनका ही पोपट बन गया। जो पुराने इन्वेस्टर थे वो फायदे में रह गए। उन्होंने अपना, मतलब फायदे में भी ये है कि उन्होंने बिलीव भी किया था, लेकिन वो बात अलग है कि पेटीएम के उतने फाइनेंशियल मतलब नहीं बन पाए, या उतना प्रॉफिट वो जनरेट नहीं कर पाए जो इन्वेस्टर को
आम जनता को जो क्या मिल सके, फायदा मिल सके। तो उन्होंने अपने, किसी ने 200 में खरीदा, किसी ने 400 में, किसी ने 500 में खरीदा शुरुआत में, वो सब 2000 के प्राइस पे एग्जिट लिए। अब जैसे महामार्त है, महामार्त, तो उसमें शिल्पा शेट्टी ने क्या करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब पहले से करके रखा था, ठीक है। अब आईपीओ आया तो उनने वो एग्जिट ले लिया, कम प्राइस पे खरीदते ये लोग, और फिर बाद में जब आईपीओ आता है उसमें महंगे में निकाल देते हैं। जबकि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टली किसको बेचा जाता है, जो शेयर्स होते हैं डायरेक्टली पब्लिक को बेचे जाते हैं, ये ऑफर फॉर सेल है। डायरेक्टली नहीं होते ना, पहले ये खरीदते हैं, उसके बाद कंपनी जब लिस्ट होती है तब ये अपने शेयर ऑफर करते हैं पब्लिक को। कहने का मतलब ये है, ऑफर फॉर सेल में जब आम जनता से पैसा आएगा, उस पैसे को कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन के पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, इनका पैसा चुकाने के लिए वो पैसा कंपनी मार्केट से उठा रही है, क्योंकि इन्हें एग्जिट चाहिए। समझ में आ रही है बात। और अगर कोई पैसा, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा जो हमने आईपीओ, जितने का भी आईपीओ साइज है, वो सारा का सारा पैसा हमने आईपीओ इसलिए लेके आए हो कि इनका ही पैसा चुकाना, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 50% 60% इनका पैसा चुकाना हो, बाकी 40% 30% हमें क्या करना हो, एक्सपेंशन करना हो। लेकिन एक उस कंपनी का आईपीओ ही सक्सेसफुल रहता है, जितनी मेरी समझ है, कि जिस कंपनी को आईपीओ जो लेके आई है वो अपने फर्दर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से लेके आई है, माने उन्हें वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, ना कि अपने पुराने इन्वेस्टर को क्या देना है, एग्जिट देना है। क्योंकि उसमें तो फिर जनता का नुकसान ही होगा ना, क्योंकि जनता से जो पैसा है वो तो सारा किस में चला गया, पुराने लोगों को, और वो तो अपना पैसा लेके निकल लिए। अब ऐसी तैसी कराओ कंपनी, ठीक है ना। तो आईपीओ ज्यादातर उसी कंपनी का सक्सेसफुल होता है, ये लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में वही कंपनी पैसा बना के देती है जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है अपने एक्सपेंशन के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जो कंपनी अपने इन्वेस्टर को एग्जिट देती है आईपीओ ला करके, माने ऑफर फॉर सेल होता है, बहुत कम कंपनीज होती है जो अच्छा रिटर्न जनता को बना के देती है। खैर ये एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई। फिलहाल ऑफर फॉर सेल आपको समझ में आया होगा। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। यहाँ पे सिक्योरिटीज डायरेक्टली किसको नहीं बेची जाती, पब्लिक को नहीं बेची जाती। दे आर फर्स्ट इशूड टू इंटरमीडियरीज। ये पहली बार किसको बेची जाती है, इंटरमीडियरीज को। लाइक इशू हाउसेज होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, एट अ फिक्स प्राइस। और एक फिक्स प्राइस पहले ही क्या हो जाता है, सेट हो जाता है उस पे। ये इंटरमीडियरीज को इन शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें तो अपना पैसा, विटामिन एम में क्या है, इंटरेस्ट है। These intermediaries in turn resell the securities to the investing public. ये किसको बेचते हैं, इन्वेस्टिंग पब्लिक को बेचते हैं, एट अ हायर प्राइस, नो डाउट। किस पे, हायर प्राइस पे। दिस मेथड सेव्स द कंपनी फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द पब्लिक। इस मेथड से इन्होंने लिखा है, हालांकि मैंने इसका एक और अलग रीजन भी बताया आपको। इस मेथड से कंपनी ये मेथड को क्यों अडॉप्ट करती है, क्यों जाती है इस मेथड के साथ, क्योंकि ये वाला जो मेथड होता है वो जब हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करते हैं सिक्योरिटीज को, तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज क्या करनी होती है, पूरी करनी होती है। ये वाला मेथड कंपनी को कुछ उन फॉर्मेलिटीज से बचाता है, हालांकि इतना ज्यादा नहीं बचाता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जिससे कंपनी बच जाती है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी ये तो एक ही रीजन हुआ है जो उन्होंने लिखा है यहाँ पे। दूसरा रीजन ये है कि जब कंपनी को कोई भी नहीं जानता था, तो जिनको समझती वही तो पैसा इन्वेस्ट करते, उन्होंने उस टाइम पे साथ दिया था। यस और नो, आम जनता उस टाइम पे शायद इतना क्या ना दिखाती, इंटरेस्ट ना दिखाती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। शेयर्स की फॉर्म में, शेयर्स ही खरीदते भाई, अपने ही तो शेयर। हम की पढ़ क्या रहे, तुम लास्ट वाली क्लास में नहीं आए थे क्या? हाँ हाँ, तो वही तो शेयर ऑफर करेंगे वो। अरे बेटा, उसे जनता के पास लेके जा रहे हैं, शेयर तो ऑलरेडी जो उनके पास है, तभी तो उसका नाम क्या है, ऑफर फॉर सेल। जो हमारे पास है उसी को हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर। कहने का मतलब ये है, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है। तुम्हारा डाउट ये है कि मार्केट में सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम आती है, लेकिन यहाँ पे तुम कह रहे होंगे कि दूसरी बार आ रही है। बेटा, पहली बार आने का मतलब है कि जनता के पास पहली बार आ रही है। समझ में आ रही है ना बात।
जनता के पास क्या आ रही है, पहली बार आ रही है। मार्केट में पहले वो क्रिएट तो हो चुकी थी लेकिन मार्केट में नहीं थी। समझ आ रही ना बात? अब वो क्या कर रहे हैं, जो अंदर की बात थी, जो प्राइवेट बात थी हमारी, अब वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। वही चीज है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे सीधा किसके पास लेके आई जाती है सिक्योरिटीज को, पब्लिक के पास, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है ना? हाँ जी। तो मैं दूसरा रीजन मैं आपको बता रहा था कि दूसरा रीजन ये है कि इससे कंपनी को जब पैसा मिल जाता है उस टाइम पे पैसा मिलता है जब कोई भी कंपनी को मतलब आम जनता क्या नहीं करेगी, बिलीव नहीं करेगी। ठीक है ना? और इससे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी कंपनी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कानून होते हैं जो डायरेक्टली जनता से डील करने में आपको फॉलो करने होंगे। इस केस में आपको आप उनसे बच जाओगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है बच्चों? बेसिकली मैंने आपको एक बार ये शायद पहले भी समझाया था, किसी तो टॉपिक पे बताया था, याद नहीं है अभी किसको बताया था, अभी तो प्रॉपर बताता हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमें हमारी कंपनी के शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्या नहीं दिखाएगा? इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। या हमें डर है कि हमारी जो सेबी की रिक्वायरमेंट है या कंपनी एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है सब्सक्रिप्शन की, वो क्या नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी। तो फिर हम सहारा किसका लेते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट का। किसका सहारा लेते हैं? यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती है वो ब्रोकर्स को इशू की जाती है। किसको की जाती है? ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर ऑफर फॉर सेल। प्राइवेट प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर फॉर सेल। वहां पे पहले उन्हें बेचा जाता है, उनका मकसद ही क्या है कि हम कभी तो निकलेंगे, हम कभी तो निकलेंगे। इनका ऐसा नहीं रहता। बात समझ में आ रही है कि इस नहीं, ओनरशिप तो भाई जब शेयर से मिलेंगे ओनरशिप तो होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पर्पस क्या है, दूसरा है। यहाँ पे पर्पस दूसरा ये है कि अब हम जब मार्केट में लेके आ रहे हैं, जब मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो बेटा अलग अलग कैटेगरी का कोटा फिक्स रहता है कि जनरल पब्लिक इतना ही इन्वेस्ट कर सकती है, HNI इतना करेंगे, DII इतना करेंगे, FII इतना करेंगे, उनका सबका क्या रहता है, कोटा रहता है। अब जो आम जनता से जो अलग जो फिक्स है, माने आम जनता के लिए फिक्स है 35%, तो शेयर्स अगर हम इशू कर रहे हैं तो 35% ही वो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओवरऑल सब जनता, है ना? बाकी जो कोटा है वो सब अलग अलग कैटेगरी के लोगों का है। वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। वो क्या है? प्राइवेट प्लेस। कहने का मतलब ये है कि जो ऑफर फॉर सेल है ना, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल इनको भी किया जा सकता है। ऑफर फॉर सेल को प्राइवेटली भी क्या किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है। माने पहले उनके पास थे, बिल्कुल। अब वो जब शेयर मार्केट में आएंगे तो जो उन शेयर में जो कोटा रहेगा सबका फिक्स रहेगा ना, ये जनता का कोटा है, ये HNI का, ये DII का, ये मर्चेंट बैंकर्स का, वो सब कैटेगरी का अलग अलग जो कोटा रहता है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट। काफी सारे बच्चों को प्राइवेट प्लेसमेंट में और ऑफर फॉर सेल में दिक्कत जाती है, उन्हें दोनों में क्या रहता है, डिफरेंस समझ में नहीं आता। डिफरेंस यही है बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोटा फिक्स रहता है, तो हम कहीं हमें ये रहता है कि एक तो कोटा भी फिक्स रहता है, साथ में हमें ये भी रहता है कि हमारे शेयर्स अगर क्या ना हुए तो फुल्ली सब्सक्राइब ना होते। अब जो कोटा है वो तो है ही है साथ में, लेकिन जनता ने भी उतना इंटरेस्ट ना दिखाया, तो फिर हम अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब इसमें होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ हाँ, वो अरे जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ये इनमें से आधे आधे तो कौन ही होते हैं, बैंक ही होते हैं। जैसे ICICI हो गया आपका, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, इनकी अलग अलग सब्सिडरीज है कि जो इस फील्ड में इस तरीके के में क्या करती है, डील करती है। ठीक है ना? एक्सिस सब हर एक, लगभग हर एक बैंक की, क्योंकि सिक्योरिटीज को प्राइवेटली प्लेस करने से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से अच्छा कोई और सोर्स कौन सा हो सकता है जहाँ पे जनता का क्या भी है, ट्रस्ट भी है। अंडर दिस मेथड कंपनी सेल्स द सिक्योरिटीज टू सम सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू करती है वो किसको करती है, कुछ इंस्टीट्यूशनल, जो सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं एंड इंडिविजुअल्स होते हैं, HNI जिनको बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इनको क्यों? क्योंकि इनकी गुडविल क्या है, बहुत अच्छी है, लोग हमारे को विश्वास नहीं करेंगे लेकिन इनको विश्वास करेंगे। दिस मेथड हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली। इस मेथड से हम कैपिटल को जल्दी से उठा पाएंगे एज कंपेयर टू द पब्लिक इशू। किसके कंपैरिजन में?
पब्लिक इशू के कंपैरिजन में, ठीक है ना। दिस मेथड इज आल्सो इकोनॉमिकल। एक बात और बता दूं, दरअसल क्या है ना, जो इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं, इनिशियल स्टार्टअप्स है ना, जिनको भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, जिनके पास एक विजन है और वो एंथुसियाज्म के साथ अपने मिशन पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनमें पैसा बहुत कम लगाती है। जो बैंक्स होते हैं वो जो इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं, इनिशियल फेज में होते हैं अपने, उनमें पैसा बहुत कम लगाती है बैंक। क्यों? क्योंकि बैंक का मेन काम कुछ और है। अभी अगर वो उनमें पैसा लगाए तो उनमें रिस्क क्या है, ज्यादा है। उनमें रिस्क क्या है, तो उनमें ना पैसा कौन लगाते हैं, उनमें पैसा जिनको हमने, ये थे ना जो इंटरमीडिएरीज थे, ये है ना, इनको, इनमें अधिकतर बैंक मतलब इतने ज्यादा नहीं होते। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि जो इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं कि बैंक उनमें पैसा नहीं लगाते, लगाते हैं, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा रिस्की होता है। क्या होता है, अब बैंक इतना ज्यादा मॉनिटर नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई बैंक इनमें ना बहुत ज्यादा वो नहीं करते, मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहते। यहाँ पे अलग अलग हाउसेज होते हैं जिनका काम ही यही है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो लोग इसमें आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपना एग्जिट लेते हैं। लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में रोल ही ज्यादा किसका होता है, बैंक्स का होता है। मैं ये बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं कि ऑफर फॉर सेल में किसका रोल नहीं होता, बैंक का रोल नहीं होता, बैंक भी होते हैं लेकिन कम रोल होता है, वहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट का ज्यादा रोल होता है। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट में जैसे कि बोला मैंने, बैंक्स वगैरह ज्यादा डीलिंग करते हैं इसमें, बिकॉज यहाँ पे जो कंपनी है ना, कंपनी कंपनी भी किसको प्रेफर कर रही है, जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या इंडिविजुअल्स हैं उनको, क्योंकि अगर उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो जनता क्या करेगी, ट्रस्ट करेगी। This method helps to raise capital more quickly as compared to the public issue. This method is also economical. ये मेथड क्या भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है, as it saves the various mandatory and non mandatory expenses of public issue. डायरेक्टली अगर प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करोगे तो इसमें वही बहुत सारी क्या रहती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करने में बहुत सारी जरूरी और गैर जरूरी, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी क्या रहते हैं, कुछ आपका कंप्लायंस भी होता है और खर्चे भी होते हैं, तो उनसे बच जाते हो। कंपनीज विच कैन नॉट अफोर्ड अ पब्लिक इशू, जो कंपनी किसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, पब्लिक इशू को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, प्रेफर द मेथड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। वो किस मेथड को प्रेफर करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रेफर करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट है बच्चों, राइट इशू। क्या है, राइट इशू। अब जैसे अभी एक कंपनी है बच्चों, अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले के करीब, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करके एक कंपनी है, उसका राइट इशू आया था। अब ये राइट इशू क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि जब कोई कंपनी शेयर्स लाती है अपने मार्केट में, और शेयर्स लाती है, जब कोई कंपनी और शेयर्स लाती है मार्केट में, दो तरीके के इशू होते हैं। एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी एफपीओ लेके आती है तो उसमें क्या करती है, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो उसे ना क्या करना होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देना होता है। जैसे मान लिया 1:5 का या 2:7 का, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये अपने मन से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई कंपनी कैसे भी कर सकती है। 1:5 का मतलब ये है कि जिनके पास 5 शेयर्स है ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स है, 5 शेयर्स है, उनको एक शेयर खरीदने का राइट हम दे रहे हैं। और ये फ्री में नहीं होता, ये फ्री में नहीं होता, तो फिर क्या होता है, फ्री में नहीं होता तो फिर तो हम तो मार्केट से भी खरीद लेंगे। हाँ, इस पे कुछ डिस्काउंट होता है। क्या होता है, माने जैसे अभी मार्केट में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो रेट चल रहा था, अराउंड 190 180 के आसपास चल रहा था, लेकिन कंपनी ने अपना राइट इशू निकाला कितने का, 150, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 150 के आसपास का निकाला। अगर तुम मार्केट से खरीदते हो मान लिया वो शेयर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, तो आपको मिलेगा 190 रुपए में, क्योंकि ट्रेड कर रहा है वो उतने में। लेकिन तुम्हें ये फायदा दिया जा रहा है बिकॉज यू आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है।
कि आप सस्ते प्राइस में क्या कर लो, खरीद लो। नमन भाई कितने भी खरीद सकते हैं ना, कितने भी नहीं खरीद सकते। जितना कंपनी ने क्या किया है, रेशियो फिक्स किया है, जो रेशियो फिक्स किया है कंपनी ने, उस रेशियो के साथ। माने आपके पास अगर ये 1:5 का रेशियो है, 1:5 का मतलब क्या है, जिसके पास 5 है उसको 1 मिलेगा। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, तो आपको कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 20 शेयर। बात समझ में आ रही है? कितने भाव में, बोलो ना कितने भाव में, 150 के भाव में। मार्केट में क्या भाव चल रहा है, 190। तो तुम्हें क्या फायदा है, एक शेयर पे 40 का फायदा है, 800 रुपए का फायदा हो गया तुम्हें। अगर मार्केट से खरीदते तुम, तो मार्केट से आपको 190 के भाव में मिलते, यहाँ से 150 के भाव में मिलते। और ये एग्जिस्टिंग शेयर को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको ये क्या दिया जाता है बच्चों, ये ऑप्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ध्यान रहे, ये एक ऑप्शन है। क्या है, ऑप्शन है, मैंडेटरी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मान ले तुम्हारे पास पैसे ना हुए, हम तुम्हारे ऊपर कंपल्सन लगा दे कि तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें इज्जत फरमाई जा रही है, क्योंकि तुम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। तुम हमारे क्या हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। तो पहले हम तुमको पूछ रहे हैं कि तुम्हें लेने हैं क्या। अच्छा, तुम अगर नहीं लोगे, तुम अगर नहीं लोगे, तो फिर बाद में जो विंडो ओपन की जाती है, वो किसके लिए ओपन की जाती है, जनरल पब्लिक के लिए। किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। अब जब तुमने, मान लिया अगर तुमने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तुम्हें ऑप्शन दिया हमने, अब दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो तुमने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, या ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। एक्सरसाइज कर लिया तो आपको मिल जाएंगे, नहीं किया तो फिर जनता के लिए ओपन किया जाएगा। कंपनी को क्या फायदा होगा इससे, कंपनी को फायदा ये होगा इससे, बिकॉज जब मार्केट में शेयर आएंगे, जो नए वाले शेयर आएंगे, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, वो गिरेगा। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरेगा। वो क्यों गिरेगा, सिंपल सी बात है यार। मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में तो लेके जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। आप वेटेड एवरेज कर लीजिएगा। मान लिया कंपनी के पास पहले कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। 100 शेयर 200 के भाव के थे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो कितने के हो गए, 100 शेयर 200 के भाव के थे, कितने हो गए, 20,000 हो गए। बात समझ में आ रही। अब कंपनी ने आपको 1:5 का क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। नए शेयर आएंगे यानी कि कितने, 20। 1:5 का है, तो कंपनी के पास 100 शेयर थे पहले, मतलब जो कंपनी ने इशू करके रखे थे मार्केट में। अब नए शेयर और कितने आ जाएंगे, मान लिया क्या आएंगे, 20। कितने आएंगे, लेकिन वो 20 आएंगे 150 के भाव में। हाँ बोलो ना, तो कितने होंगे, हाँ 3,000 के हो गए। कितने हो गए, 3,000। पहली कैपिटल कितनी थी, मतलब जो मार्केट जो कैपिटलाइजेशन चल रहा था पहले, कितना चल रहा था, 20,000। ये कितने हो गए, 3,000। टोटल कितने हो गए, 23,000 हो गए। और टोटल शेयर कितने हो गए, टोटल शेयर कितने हो गए, 120। 23,000 को 120 से डिवाइड करो, करो 23,000 को 120 से डिवाइड करो। हाँ जी, 191 कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, जब बाद में मान लिया, जब वो शेयर लेके आ रहे हैं, अब ये क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। क्या हो गया, जो पुराने वाले टाटा करेंगे, नहीं करेंगे। दैट्स वाई पहले उन्हें क्या दिया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है कि तुम देख लो कि बाद में फिर प्राइस क्या होगा। इसे बोलते हैं एक्स प्राइस, एक्स मार्केट प्राइस, कि जो बाद में आएगा। अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में टॉपिक है। हाँ जी, तो आपको पहले हम क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, एक रीजन। दूसरा रीजन, कंपनी अब जब नए शेयर्स लाएगी, क्या लाएगी, और सीधा किसको जाए, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। ये जो मैंने बताया ये तो सेकेंडरी रीजन है। एक और सब इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो बता रहा हूं। आज मान लिया जो कंपनी के 100 शेयर्स थे, सिंपली वो 100 शेयर्स 50 ग्रंथ के पास थे और 50 कन्हैया के पास थे। ओवरऑल कंपनी में
तुम्हारी शेयर होल्डिंग कितनी हो गई, 50-50% हो गई। अब कंपनी नए शेयर्स और लेके आ रही है, मान लिया 20 शेयर्स लेके आने हैं कंपनी को, और वो सीधा किसको, जनता को दे। किसको दे, जनता को दे। हाँ बोलो ना। और तुम्हारे को ना पूछे, तुम्हारे को ना पूछे आज के दिन पे। चलो एक काम करते, छोड़ो, थोड़ा सा इस मॉडिफाई करता हूँ और अच्छे से ताकि समझा पाऊं मैं आपको। ग्रंथ के पास 55% शेयर थे, माने 55 शेयर थे, और कन्हैया के पास थे 45। सारे बच्चों को पता है एक सब्सिडरी कंपनी कौन होती है। हाँ, माने ग्रंथ की भी अपनी कंपनी थी, और ग्रंथ की कंपनी ने इस कंपनी के 55 शेयर ले रखे थे आउट ऑफ 100। तो ये कंपनी ग्रंथ की कंपनी की क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। इसके सारे भी डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ग्रंथ करता है। कौन करता है, ग्रंथ। बात समझ में आ रही है। अब हुआ यूं कि मार्केट में नए शेयर्स लाने से जो सीधा जनता को इशू किए, टोटल शेयर्स कितने हो गए, 120 हो गए। अब ग्रंथ की जो शेयर होल्डिंग है, जो परसेंटेज है, वो कम होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि पहले 100 में से 55 थे, 55%, अब 120 में से 55 है। अब इसका कंट्रोल चला गया, क्या चला गया, पहले ही तो इसकी सब्सिडी हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, मतलब इन द सेंस इसने अपने शेयर नहीं बेचे, लेकिन फिर भी इसका क्या चला गया, कंट्रोल चला गया। क्या चला गया, ये तो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा ये तो। अरे साला हमने इधर इतना कंपनी में पैसा लगाया, जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं था, हमने तब शेयर खरीदे थे, और आज हमने अपने शेयर बेचे नहीं, हमारा कंट्रोल फिर भी चला गया। तो दैट्स वाई कंपनी क्या करती है, कंपनी को पहले क्या करना होगा, आपको ऑफर करना होगा। क्या करना होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनका कंट्रोल जा सकता है। क्या जा सकता है, अच्छा तुम छोड़ दो, तुम उसे ऑप्शन को छोड़ दो, वो तुम्हारी कॉल है। अब ऐसा नहीं है इसके लिए कि तुम्हें हम तुम्हारी मिन्नतें करें, हमने तुम्हें ऑप्शन दिया, और इसका एक विंडो ओपन होती है, इसकी टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको क्या करना होता है, वो ऑप्शन को या तो एक्सरसाइज करना होता है, और अगर नहीं करना होगा आपको एक्सरसाइज, तो कुछ भी मत करो, छोड़ दो उसे, वो लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर तुमने ऑप्शन को लैप्स छोड़ दिया ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बिकॉज मार्केट में बाद में क्या घटने वाला है, प्राइस घटने वाला है। फिर बोलोगे बे यार मेरे तो नुकसान हो गया। हाँ तो होने था ना, क्योंकि जब सस्ते शेयर्स मार्केट में आएंगे, तो जो एक्स प्राइस है, एक्स प्राइस मतलब जो बाद का जो प्राइस आएगा अब, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो घट के आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा, दोनों रीजन मैंने आपको बताया कि कंपनी ऐसा करती क्यों, ये लाना, राइट इशू क्यों देना होता है। समझ में आ रही बात। एक चीज और सुन लो, नमन भैया हम लेना चाहते नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, और अगर हमने छोड़ दिया, उसे एक्सरसाइज नहीं किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक अरेंजमेंट और होता है। एक अरेंजमेंट ये होता है कि वो एक्सरसाइज करने के पहले भी, ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले आपके पास एक और ऑप्शन होता है, उसे बोलते हैं राइट टू रिनाउंस। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो। राइट टू रिनाउंस, ये राइट टू रिनाउंस क्या होता है, राइट टू रिनाउंस होता है कि आपको ये जो ऑफर मिला है ना 1:5 का, लेट सपोज आपके पास 100 शेयर्स थे, तो आपके पास कितने शेयर खरीदने का राइट मिला है आपको, 20 शेयर 1:5 के हिसाब से, शेयर छोड़ना उस रेशियो के हिसाब से। तो अब तुम खरीदना तो चाहते नहीं हो, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम इस राइट को भी बेच सकते हो मार्केट में। ये फायदा मुझे मिला था, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं नुकसान भी नहीं होने देना चाहता हूँ अपना। लेना तो मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ इस राइट को, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है भाई। क्या 150 के भाव तो चाहिए ना शेयर खरीदने के लिए, मेरे पास तो है नहीं पैसा, और नुकसान मेरे को देखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, इधर तो लिखा नहीं है खैर, राइट टू रिनाउंस। राइट टू रिनाउंस होता है कि मैं ये राइट ही किसी और को बेच सकता हूँ। मान लिया मैंने 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से राइट बेच दिया, 400 रुपए का राइट बेच दिया, कितने का बेच दिया, 400 का। इससे क्या फायदा होगा, और कोई मेरे से क्यों खरीदेगा, तो उन्हें तो सस्ता मिलेगा मार्केट प्राइस। भाई अगर मैं छोड़ देता तो मुझे तो कुछ ना मिलता, मेरे मेरे तो खत्म हो गए थे। लेकिन अब मेरे को 20 शेयर खरीदने का राइट है, और मैंने ये 20 रुपी पर शेयर के हिसाब से बेच दिया है राइट को मैंने, तो मेरे पास तो 400 आ गए। अगला क्यों खरीदेगा, अगर वो मार्केट से खरीदता तो 190 के भाव में मिलते उसे, तो सुनो। अब क्योंकि मैंने उसे ये राइट बेच दिया, तो ये राइट उसके पास आ गया। अब ये जो राइट है वो, मैं तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, वो कर लेगा। उसे क्या फायदा होगा, वो 150 रुपए तो किसको देगा,
कंपनी को, कंपनी 150 का ला रही है ना, राइट जो निकाल रही है वो 150 का निकाल रही है, वो कंपनी को कितने देगा? 150। 20 उसने किसको दिए? मेरे को दिए। जिसने क्या बेचा? राइट बेचा। उसकी जेब से कितने गए? 170। मार्केट से खरीदता तो कितने का मिलता? 20 का मुझे फायदा हो गया, 20 का उसे फायदा हो गया। जब मैं अपना राइट ही बेच देता हूं तो उसको बोलते हैं राइट टू रेनाउंस। मैंने अपने राइट को क्या करा लिया? रेनाउंस करा लिया, भुना लिया, उससे फायदा ले लिया उससे। ये पूरी कहानी थी बच्चों किसकी? राइट इशू की। एक सवाल पूछ लूं क्या? A newly established company wants to release shares in the market. What are the options? मैं बहुत डिस्काउंट करके बोल रहा हूँ। जब ये माहौल क्वेश्चन देगा ना तो माहौल बना के देगा, पूरा पूरे पेज पे ड्रॉ करके देगा। मैं तो जस्ट उसकी जो मेन जो पंच लाइन है बस वो निकाल के आपको बोल रहा हूँ। What are the options available for that particular company to bring shares in the market? Name them. खाली नाम नाम बताने हैं। बताओ जी, क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके पास? बोलो, पहला बोलो, बोलो। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। हाँ जी। दूसरा, ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट है तीसरा, राइट इशू। चौथा, प्राइवेट प्लेसमेंट। ई आईपीओ। ये 5 तरीके हो सकते हैं। हो सकते हैं 5 तरीके। हाँ जी, हो सकते हैं 5 तरीके। हाँ जी, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं, तुमने तो बोल दिया राइट इशू भी होगा। जो एक न्यूली स्टैब्लिश, सारी गाथा छोड़ो इधर उधर की, फोकस ही सारा किस पे लगा दो? जो सबसे पहली लाइन के सबसे शुरू के 2-3 वर्ड थे, अ न्यूली स्टैब्लिश कंपनी। ये तो गया, तो कर ही नहीं सकती। न्यूली स्टैब्लिश कंपनी, बच्चा कह रहा मैं पूरी केस स्टडी पढ़ूंगा, कौन पढ़ेगा, ये होगा वो। अबे नहीं पढ़नी थी भाई। क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या पूछा, और शुरू के वर्डिंग से पता चल गई आपको। इसीलिए मैंने वो भूमिका नहीं बनाई, वो तो पेपर में माहौल बना के दे देगा। मेरा मकसद बस आपको किस पे फोकस कराना है? न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी पे। जब न्यूली स्टैब्लिश है तो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे नहीं तो राइट इशू होगा नहीं। एक बच्चे का डाउट आ रहा है, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, जो न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी है, क्या हम उसमें ऑफर फॉर सेल के लिए जा सकते हैं? न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी में ऑफर फॉर सेल के लिए जा सकते हैं हम? हाँ जा सकते हैं। वो तो इंटरमीडिएरीज को देंगे ना, वो बाद में फिर जब आएगा आईपीओ मार्केट में तो ठीक है। ये नहीं होगा, राइट इशू नहीं होगा। ध्यान रखने का, ये एग्जाम में बहुत पूछ लेता है कुछ नहीं इसमें, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन फिर इतनी बड़ी केस स्टडी बना के देगा, वो पूरा पढ़ने के बाद बच्चा सोचेगा समझ में नहीं आ रहा, 5 तरीके पढ़े थे, हाँ तो फिर उठा के भारत माता की जय 5 के 5 लिख देते हैं। राइट इशू नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो, अंडर दिस मेथड कंपनी ऑफर्स द न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इस मेथड में कंपनी किसको इशू करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। नई कंपनी में कहां से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे? इन द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। किसके रेशियो में? जो रेशियो, मतलब उस रेशियो में जो उन्होंने शेयर्स हेल्ड करके रखे ऑलरेडी। मतलब वो जिस हिसाब से उन्होंने रखे हैं वो हम डिसाइड करेंगे, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें 2:8 का लाना है, 2:20 का लाना है ना, 1:10 का लाना है, क्या 1:5 का लाना है, वो कंपनी डिसाइड करेगी अपने को। वो होशियार लोग उधर बैठे हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि कितना कैसे लेके आना है। बिल्कुल, हाँ। जो एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है 51 खाली, ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताया, 51 वाले का दो, 55 वाले का दो। ऐसा नहीं है कि खाली वो 55 वाले का ही ध्यान रखा जाएगा, सबका ही ध्यान रखा जाता भाई। माने किसी के पास अगर आज अगर 10 शेयर भी है, वो 10% होल्ड करता है, तो अगर मार्केट में अब नए शेयर आएंगे तो उसकी तो होल्डिंग कम होगी ना, तो उसे दर्द होगा। पहले उसकी वोटिंग पावर क्या थी? ज्यादा, पहले उसकी इज्जत ज्यादा थी एनुअल जनरल मीटिंग में, अब उसे कोई भी नहीं पूछा, चल तू साइड बैठ जा।
दैट्स वाई उसे राइट देना होता है। वो तो मैंने इसलिए समझाया तुम्हें सब्सिडरी वाला एग्जांपल, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ऐसा मत मान लेना खाली सब्सिडरी वालों जिन जो मतलब जो 50% से ज्यादा होल्डिंग रखे होते हैं उन्हीं के लिए लेके आते हैं ऐसा ना। यहाँ पे तो भाई सब इम्पैक्ट होंगे ना। किसी के पास अगर एक शेयर भी है वो भी इम्पैक्ट होगा ना, उसकी भी होल्डिंग क्या होएगी, कम होएगी, क्योंकि पहले तो जो डेनोमिनेटर था वो 100 था, अब वो डेनोमिनेटर कितना बन गया, 120 बन गया, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी, कम होगी। दैट्स वाई। ठीक है ना। वो तो मैंने गलत मत समझना, वो तो मैंने इसलिए समझाया ताकि उससे ज्यादा बात ज्यादा समझ में आती है। अब मान लिया मैं बोलूंगा एक शेयर पे समझाता, मैं तो बोला अरे भैया क्या है एक शेयर, फालतू टेंटे कर रहा है, इसकी कोई सुनेगा क्या एक शेयर की। अब वो थोड़ा इसे भारीपन सा आता एग्जाम्पल में तो ज्यादा बात समझ में आती। दिस मेथड गिव्स द प्रीएम्प्टिव राइट, इससे आपको क्या मिलता है, प्रीएम्प्टिव, पहला अधिकार, मुझे हक है। ठीक है ना। टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, किसको, भाई पहले पुराने वालों को पूछा जाएगा ना। हाँ जी, पहले पुराने वालों को पूछा जाएगा। माने अगर शादी हो रही है तो अगर कोई है पहले से ही तो पहले उसको ही पूछा जाएगा ना, नहीं बड़े से तो पूछा जाएगा। वो तुम थोड़ा माहौल में ज्यादा निकल गए, मतलब पारिवारिक माहौल में, मैं दूसरे माहौल की बात कर रहा हूँ। माने अगर घर वाले अभी शादी करना चाहते हैं तो पहले बोल, हाँ, घर वाले शादी कराना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं इन द सेंस कि तुम्हारी, पूरी बात तो होने ही नहीं दी मेरी। हाँ जी, माने अगर घर वाले तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, या सिंपली अगर बोलो तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तो जमाना आज का थोड़ा ऐसा है कि पूछ लेते हैं कि बता दे कोई पहले हो तो पहले उसे ऑफर दे देंगे, है ना। बात समझ में आती है ना। वरना हम फिर, सुनो ना, मान लीजिए अगर घर वाले फिर क्या देंगे, घर वाले ऑफर देंगे, तो फिर पुराने वालों को क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो जो टाइम एलोकेशन पहले होता था अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि क्यों करते हैं राइट इशू, तो जवाब दे रहा हूँ। दिस मेथड गिव्स द प्रीएम्प्टिव राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू। ऑप्शन है, कंपल्सन कुछ नहीं है, ऑप्शन है, अपनाना ना अपनाना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है ना। सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी, किसके अकॉर्डिंग, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन किसकी रहेगी, कंपनी की रहेगी, वो घर वालों की रहेगी। इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डोंट सब्सक्राइब टू द, लेकिन अगर मन भर गया उनका, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डोंट सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज, अगर वो क्या नहीं करते, सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं करते ड्यूरिंग द प्रेस्क्राइब टाइम, जो विंडो हमने ओपन की है जितने टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम विंडो में आप क्या नहीं करते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, देन द ऑफर इज ओपन टू द जनरल पब्लिक। फिर अब वो जिसे तुम अपनी मानते थे वो किसी की भी हो सकती है, सिक्योरिटी शेयर। It must be noted that this method can be used only by the existing companies. जो वेला है उसे, उसके लिए ये मेथड यूज नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ये मेथड को केवल कौन ही यूज कर सकती है, एग्जिस्टिंग कंपनी, जिसका कुछ हिसाब किताब हो पहले से। ठीक है ना। दैट्स व्हाई। एंड द लास्ट वन इज EIPOs, नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ जी, इस तक आने में लोगों को जिंदगी लग जाती है, EIPO तक आने में, है ना। EIPO के पहले देखो, ये क्या है ना, बेसिकली जो राइट इशू है, राइट इशू इसके बाद आएगा, EIPO के बाद, ये समझता है तुम्हें, बिकॉज पहले तो आ ही नहीं सकता ना। हाँ बोलो। अच्छा, EIPO तक आने में ना, वो कंपनी को इधर प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, कंपनी ऑफर फॉर सेल भी कर सकती है, और आजकल तो ये जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है ये भी किसके थ्रू ही होता है, EIPO के थ्रू ही होता है, क्योंकि जमाने किसका है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। तो इस तक आने में कंपनीज को बहुत जिंदगी लग जाती है। खैर, इसमें होता क्या है, सारे बच्चों को पता है, शेयर्स किसके थ्रू बेचे जाते हैं, किसके थ्रू बेचे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। स्टॉक एक्सचेंज का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसके थ्रू क्या बेचे जाते हैं, शेयर्स बेचे जाते हैं। अब वो फालतू की चिक चिक नहीं होती, ये इधर एप्लीकेशन लगाओ, ये फिर हम तुम्हें अलॉटमेंट करेंगे, फिर तुम्हारे से फालतू टाइम फूटी करेंगे, फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, सेकंड कॉल, फिर ये कॉल कॉल खेलते रहेंगे, फिर लास्ट में फाइनल कॉल करेंगे। अरे एक झटके में ले लेंगे भाई, एक झटके में, ठीक है ना।
अंडर दिस मेथड कंपनी इश्यूज कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कंपनी यहाँ पे कैपिटल को इशू करती है किसके थ्रू? एक ऑनलाइन सिस्टम, जो एक्सचेंज का ऑनलाइन सिस्टम होता है उसके थ्रू। दिस इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आईपीओ होता है, क्या होता है? आईपीओ बाय द कंपनी इज नोन एज ई आईपीओ। किसी भी आईपीओ को ई आईपीओ कब बोलेंगे हम? एज इट मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है तो हम उस आईपीओ को क्या बोलेंगे? ई आईपीओ। आजकल तो सारे यही होते हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो आईपीओ होता है ना, उसे हम ई आईपीओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसका यूज करता है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है ना। मतलब उसमें यूज है जो होता है किसका? टेक्नोलॉजी का। दैट्स व्हाई वो ई आईपीओ है। अंडर ई आईपीओ द इशूइंग कंपनी एग्रीज विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज टू अपॉइंट सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। वो कह रहे हैं कि जो जब हम ई आईपीओ लेके आते हैं तो कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी को एग्री करना होता है किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के साथ, एनएससी और बीएससी के साथ। वैसे तो दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टेट वाइज स्टॉक एक्सचेंज भी है, 22 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे, लेकिन डीलिंग दो में ही होती है मेजरली। आपको इन दो का भी नाम पता होगा, एनएससी और बीएस। एनएससी नहीं, एनएसई और बीएसई, ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कह रहे हैं ई आईपीओ में जो कंपनी इशूइंग कंपनी होती है, जो शेयर्स इशू कर रही होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्री करती है और उन्हें किसको अपॉइंट करना होता है? सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर को। किसको? क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटीज बेची जाएगी वो सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही बेची जाएगी, विदाउट आप क्या नहीं कर सकते हो, उसके बेच नहीं सकते हो। टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन, जो क्या करता है? एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। अरे जैसे आप स्टॉक्स है, तो ये क्या है? हालांकि जो आप स्टॉक्स जो है वो सब ब्रोकर है। कौन है? ब्रोकर होते हैं और सब ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती है, वो जैसे मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, ठीक है ना, तो ये ब्रोकर्स है। अब ये जो है ना, जो आजकल ये मार्केट में चलते हैं, ये कौन है? सब ब्रोकर्स है। कौन है? सब ब्रोकर्स। तो आप सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करोगे या सब ब्रोकर को क्या करोगे? अपॉइंट करोगे, जो क्या करते हैं? एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? अरे मैंने दिखाया था ना आपको, आप स्टॉक्स के सेक्शन में जाओ, वहां पे आईपीओ करके रहता है, वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो ब्रोकर के थ्रू ही तो एप्लीकेशन को क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। एंड प्लेस ऑर्डर, और आप क्या कर सकते हो? विद द कंपनी, किसके पास? अ रजिस्ट्रार हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो अपॉइंटेड। एक रजिस्ट्रार को भी क्या किया जाता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली सारा डेटा क्या किया कर ले, मेंटेन कर ले, उसको भी क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। सिक्योरिटीज हैव टू बी लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज, क्योंकि तुम बोलोगे वो रजिस्ट्रार को क्यों करेंगे? अरे वो सारा वो देखेगा ना, सारा डेटा को देखेगा, कितना सब्सक्राइब हुआ, क्या हुआ, और उसको फाइलिंग भी करनी है, हमें अपनी डिटेल्स भी देनी है, रिपोर्टिंग भी करनी है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एमसीए को में रिपोर्टिंग भी तो करनी है ना। तो एक रजिस्ट्रार को भी क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर एक कंपनी का क्या रहता है? अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन का अलग अलग कौन होता है? रजिस्ट्रार होता है, माने आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है ना। सिक्योरिटीज हैव टू बी लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज अदर देन द एक्सचेंज थ्रू व्हिच द कंपनी हैज अर्लियर ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज। अगर तुम पहली बार लेके आ रहे हो तो कम से कम तो एक बार एक स्टॉक एक्सचेंज पे आपको क्या कराना पड़ेगा? लिस्ट कराना पड़ेगा। और अगर आप फिर दूसरी बार लेके आ रहे हो शेयर्स, ठीक है ना, दूसरी बार आप शेयर्स क्या कर रहे हो? और लिस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, या कोई अलग कैटेगरी के आप क्या कर रहे हो? शेयर्स लिस्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको जिस पे तुमने जिस पहले एक्सचेंज पे तुमने लिस्ट कराया था वो तो ठीक है, उस पे तो हो गई, उससे अलग एक और पे क्या कराना पड़ेगा? आपको लिस्ट कराना पड़ेगा, ऐसा वो बोल। समझ में आई बात? ईआईपीओ में होता क्या है? ईआईपीओ में हम शेयर्स बेचते हैं किसके थ्रू? एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के थ्रू। आजकल वही होता है, जब भी हम किसी भी आईपीओ में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे ईआईपीओ बोलते हैं। यहाँ पे हमें जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें क्या करनी होती है? फॉलो करनी होती है। सेबी का एक रजिस्टर्ड ब्रोकर हम क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। एक रजिस्ट्रार, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी क्या करते हैं? हम अपॉइंट करते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो, सारा डेटा क्या करे? मेंटेन करे, वो फाइलिंग वगैरह भी होती है। और जिस एक्सचेंज पे हमने अगर पहली बार लेके आ रहे हैं तो एक कम से कम एक पे तो कराना पड़ेगा, या तो एनएससी पे या तो बीएससी पे। और अगर फिर दूसरी बार लेके आ रहे हो, किसी दूसरी कैटेगरी के कोई दूसरे शेयर्स लेके आ रहे हो आप,
तो उस केस में आपको जिस पे आपने पहले लिस्ट कराया था ना उससे अलग पे क्या कराना पड़ेगा, जरूरी है, कंपल्सन है, लिस्ट कराना पड़ेगा। मैंने पहले अगर एनएससी पे कराया था तो बीएससी पे कराना पड़ेगा, और बीएससी पे कराया था तो एनएससी पे कराना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। रजिस्ट्रार ऑफ मुजफ्फरनगर मतलब ऐसे है कि आरओसी जैसे दिल्ली होती है, आरओसी ऐसे यूपी की क्या है, अलग है ना, तो ऐसे मुजफ्फरनगर में नहीं है। ठीक है ना, वो एक एरिया है, पूरे जोन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो रहा, अब हमने पूरा पढ़ लिया प्राइमरी मार्केट के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी मार्केट के बारे में। एक बार अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं आराम से, तो बच्चों दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट होती है। भाई फाइनेंशियल मार्केट के दो बच्चे होते हैं ना, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। वो डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये वाला अभी आ जाएगा ये। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। एक बार ये बताओगे मेरे को, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? जहां पे सिक्योरिटीज या तो क्रिएट होती है या एक्सचेंज होती है। वहां पे टाइम की कोई बात तो नहीं की। अब उसको टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मनी मार्केट जहां पे आपको पैसा मिलेगा 1 साल के लिए, कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा के लिए, माने मीडियम के लिए और लॉन्ग के लिए। अब उनमें भी क्या है, पहली बार मतलब अब क्रिएट होती है या एक्सचेंज होती है, उसके बेसिस पे हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज आती है, ठीक है, और उसके हमने मेथड पढ़े, 5 मेथड होते हैं। अब आ जाते हैं किस पे, सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट कौन होती है? जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर्स में जो ऑलरेडी क्रिएटेड सिक्योरिटीज है उनमें डीलिंग होती, क्या होती है, जनता आपस में क्या कर रही है, डीलिंग कर रही है, सेल और परचेज कर रही है, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। स्टॉक एक्सचेंज है ही क्या, सेकेंडरी मार्केट ही तो है। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है, वहां पे क्या ही तो होता है, ट्रेड ही तो होते हैं। क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं ना एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में। तो बस वो पढ़ना है अभी अपने। चलो देखते हैं। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन के खाली नाम नाम बताओ 5 जल्दी से, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ सेकेंड। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ई आईपीओ। बात समझ में आई? चलो सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट for the sale and purchase of previously issued securities. Previously issued securities. Previously issued securities. सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे सेल होती है और परचेज होती है। किन में? हाँ, यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में। किसमें? इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट। इसे क्या भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। It helps existing investor to disinvest and fresh investors to enter the market. केस स्टडी क्रिएट हो सकती है यहां से। वो बोलेगा एक ऐसी मार्केट बताओ जहां पे एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को तो वो डिसइन्वेस्ट करने में हेल्प करती है और फ्रेश वाले को एंटर करने में हेल्प करती है। बोलो कौन सी मार्केट होती है? सेकेंडरी मार्केट। भाई पुराना मेरे पास शेयर्स है, मैं आज बेचना चाहता हूँ, मेरे को तो निकलने में हेल्प कर रही है उधर से, और नए वाले को एंटर करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी क्यों नहीं है? प्राइमरी में तो पहली बार आ रहे हैं, पुराने वाला कहां से निकल रहा है उधर। बस एक केस में तो हो सकता है, वो जो प्राइवेटली बात थी हमारी, प्राइवेटली मतलब ऑफर फॉर सेल था, है ना, वो एक एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन है। वो वैसे भी इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था? इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट था। ये तो बाहर पब्लिक पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी? लिक्विडिटी तो होता है कैश में कन्वर्ट करना, और मार्केटेबिलिटी क्या होती है? उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। ये मार्केटेबिलिटी है, मतलब जब चाहे जब बेच दो, जब चाहे
रेडी मार्केट अवेलेबल है, ये है मार्केटेबिलिटी। माने आज मैं अगर शेयर बेचने निकलूं, मेरे शेयर ही नहीं बिक रहे, तो मैं कहूंगा कि इन सिक्योरिटीज में की मार्केटेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। ए प्री, मैंने बोला कि नहीं बिक रहे, तेरा ध्यान कहाँ पे है? मैंने बोला कि मैं आज कोई शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, मेरे शेयर्स बिक ही नहीं रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन शेयर्स की मार्केटेबिलिटी बहुत तगड़ी है? बहुत बेकार है। लेकिन अभी मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, इधर बस सोचने की देर है, ट्रेड लगाने की देर है, बिक जाएंगे। तो मार्केटेबिलिटी ये क्या है? एक सवाल पूछ लूं क्या? व्हाट इज द कनेक्शन और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी? पहले मार्केटेबिलिटी बोल रहा हूँ, देन फिर लिक्विडिटी बोल रहा हूँ। बोल दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे मित्तल साहब। पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में? मार्केटेबिलिटी के बीच में। और जितनी ज्यादा मार्केटेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, जितनी कम मार्केटेबिलिटी होगी, भाई जब किसी चीज की रेडी मार्केट है ही नहीं है तो तुम उसे कैश में भी कन्वर्ट नहीं करा पाओगे जल्दी से। और जिसकी मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये मार्केटेबिलिटी, इधर लिक्विडिटी। हाँ बोलो ना। तो वो बोल रहा है कि ये जो मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों ही प्रोवाइड कराती है आपको, लिक्विडिटी भी और मार्केटेबिलिटी भी। किसको? किसके लिए? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए। विद द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कह रहे कि जैसे जैसे आईटी में क्या हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, ट्रेडिंग थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री थ्रू ट्रेडिंग टर्मिनल्स। आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कहीं से भी कर सकते हो। किसके? बस आपके पास क्या होना चाहिए? हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। वो इसको मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल का मतलब ये पूरा सिस्टम है। हार्डवेयर मतलब सारी चीजें ही आ जाएगी उसमें, खाली सॉफ्टवेयर का ही क्या करेंगे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वो आपका कनेक्शन, डेटा। तो ये ट्रेडिंग टर्मिनल हो गया। क्या हो गया? ट्रेडिंग टर्मिनल, या ट्रेडिंग सेटअप भी बोल सकते हो। हाउएवर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड क्लियर। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको बच्चों, पहले हमारे यहाँ पे T+2 सिस्टम चलता था। क्या चलता था? T+2। T+2 मतलब ट्रांजेक्शन हुई तो 2 वर्किंग डे में क्या होगी? वो सेटल होगी। जैसे मैं दिखा रहा था ना कि अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो आज के दिन पे वो प्रॉपर हमारे खाते में नहीं आते, वो 2 दिन बाद आते थे। आते थे, ठीक है ना। अभी हमने और एडवांसमेंट किया ताकि लिक्विडिटी बढ़ जाए, मार्केटेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब फर्स्ट टाइम में मार्केटेबिलिटी बढ़ जाए, देन उसकी उसी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी बढ़ जाए। तो हमारे भारत में अभी पहले जो T+2 सिस्टम चलता था, यानी कि T+2 का मतलब होता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसके 2 दिनों के मतलब 2 वर्किंग डेज में ट्रांजेक्शन सेटल होती थी। लेकिन अभी उसे घटा के कितना किया? T+1 किया। कितना किया? और आने वाले टाइम में इसे भी कम करेंगे। और आने वाले टाइम में कुछ ऐसी भी बातें चल रही थी मार्केट में कि जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग का टाइम भी बढ़ाएंगे। 9:15 से 3:30 नहीं, वो टाइम को भी बढ़ाएंगे ताकि और ज्यादा क्या हो जाए? मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाए। और फर्दर आपको पता है कि अगर मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये जो जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं इधर स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में, सारे ये लिक्विडिटी को और मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। कि पहले T+2, पहले तो जनता उधर ही जाके खरीदती थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया तो T+2 आया, फिर T+2 के बाद T+1 लेके आया। वो T+1 को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग की टाइमिंग बढ़ाने की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि हाउएवर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, क्लियर होती है और सेटल होती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन, वो उसके कानून के दायरे के अंदर होती है। मतलब जो कानून किसने प्रेस्क्राइब करके रखा है? जो सेबी की रेगुलेशन है, जो उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उन्हीं के अंदर क्या होता है? सारे ट्रेड क्या होते हैं? सेटल होते हैं। ठीक है। इन द सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर। कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज होती है सेकेंडरी मार्केट में, वो किसके बीच में ही ट्रेड करती है? इन्वेस्टर के बीच में ट्रेड करती है। सो द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट वहां पे तो हम ही खेल रहे हैं आपस में। मैं तुम्हारे को बेच रहा हूँ, तुम मेरे से खरीद रहे हो, तुम किसी और से खरीद रहे हो, थर्ड पार्टी को बेच रहे हो। कंपनी का कोई यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में रोल, तो फिर कहाँ पे होता कंपनी का रोल? प्राइमरी मार्केट में। क्योंकि प्राइमरी मार्केट में या तो इन्वेस्टर होता है या तो इशूइंग कंपनी होती है। बात समझ में आ रही ना। वहां पे इन्वेस्टर नहीं होता, वहां पे इन्वेस्टर और इशूइंग कंपनी होती है। सेकेंडरी में कौन होता है? इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर होता है। दोनों ही पार्टी कौन होती है? इन्वेस्टर होती है। मतलब पार्टी होती है, उनमें से एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये नोट मैंने आपको बोला था, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, उसी दिन समझाता था मैंने आपको।
सेकेंडरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी मार्केट तो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है और सेकेंडरी मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। और थोड़ा सा हल्का सा बस ये बता देता हूं कि जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में तो कैपिटल क्रिएट हो रही है फर्स्ट टाइम, तो कैपिटल फॉर्म हो रही है, और यहाँ पे क्योंकि जो ऑलरेडी है उसी कोई महंगे में बेच रहे हैं, फिर उससे महंगे में बेच रहे हैं, फिर उससे महंगे में बेच रहे हैं, तो हर एक इंसान पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है तो देश की इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, वो बेस बनाने में हेल्प करती है, ये बिल्डिंग बनाने में हेल्प करती है, ये कह रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, इसी का ही सब टॉपिक है, आप देख रहे होंगे ये सेकेंडरी मार्केट मस्टर्ड कलर की हेडिंग है, और अक्सर किसी चैप्टर में हम यहां तक पहुंचते नहीं, मार्केटिंग में पहुंचे थे मतलब ये वाली हेडिंग तक, ये सब हेडिंग जो है जो मैरून कलर की जो सब हेडिंग है यहाँ तक अक्सर, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर जो होता है उसी में जाते हैं, जैसे मार्केटिंग में गए थे। तो तुम देख रहे होंगे, इतना तो समझा होगा, हम सेकेंडरी मार्केट पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, और ये उसकी है सब हेडिंग स्टॉक एक्सचेंज। तो ये किसका टॉपिक है, सेकेंडरी मार्केट का। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी आपको, जो सेकेंडरी मार्केट होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो दोनों सेम है, और ऊपर नाम भी तो लिखा था सेकेंडरी मार्केट का, क्या नाम है, स्टॉक एक्सचेंज भी उसका क्या होता है, नाम होता है। तो फिर नमन भैया इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज है तो सेकेंडरी मार्केट, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज कौन है उसकी अपने आप में डेफिनेशन है, जो किसने दी है, सिकरा ने दी है। किसने दी है, सिकरा बोले तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, एक ये भारत में एक्ट है सिकरा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। उसने स्टॉक एक्सचेंज की क्या दी, डेफिनेशन दी। सिंपली अगर कोई ये बोले कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सिकरा सुनो, अगर कोई ये बोले कि स्टॉक एक्सचेंज बताओ, सिकरा कैसे डिफाइन करता है स्टॉक एक्सचेंज को, तो फिर तुम ये मत बोलना कि कोई भी वो इंस्टीट्यूशन जिसकी हेल्प से हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में सेल परचेज करते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे मत बोलना, क्योंकि ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई किसकी, सेकेंडरी मार्केट की या स्टॉक एक्सचेंज की। लेकिन अगर वो पूछे कि सिकरा के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो कि स्टॉक एक्सचेंज कौन होता है, तो फिर जो सिकरा ने बोला फिर वही बोलना पड़ेगा, अपना अपनी नहीं चलाने का आपको, कि अपना मन नहीं चलाने का कि हम कुछ भी लिख देंगे। फिर जो इधर लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये कानून की डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, कानून की, जो कानून ने दी है डेफिनेशन, फिर ये लिखनी पड़ेगी आपको। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन, ये कैसी संस्था होती है, ये कैसी क्या होती है, संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज कंस्टिट्यूटेड, जिसको बनाया गया होता है, कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज से बनाया गया है, ताकि वो असिस्ट कर सके, माने हेल्प कर सके, फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग। दूसरा क्या कर सके, एक तो तुम्हें सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में क्या कर सके, हेल्प कर सके, फिर जब डीलिंग हो रही होगी उन डीलिंग को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, क्या कर सके, नमन भैया रेगुलेट, बेटा एक, मैं तो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं फिर बहुत ज्यादा अलग ही निकल जाऊंगा। आपने कभी मार्केट में सुना होगा कि यार इस शेयर में अपर सर्किट लग गया, ये लोअर सर्किट लग गया, क्या लग गया, हल्का सा बता रहा हूँ, रिसर्च अपने घर पे जाके कर लेना, ठीक है ना, हल्का सा इसलिए बता रहा हूँ, कभी सोचो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ दिया। जब कोई शेयर में मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं दिन के दिन, उसमें ट्रेड बहुत ज्यादा होते हैं, और ताकि आम जनता का नुकसान ना हो सके, तो उसमें सर्किट लग जाता है, सर्किट लग जाता है, सर्किट लगने का मतलब है, जैसे मैंने बोला दो चीजें बोली, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, माने अपर सर्किट का मतलब अपर कैप लग जाती है उस पे, और लोअर सर्किट का मतलब होता है लोअर कैप लग जाती है। माने एक शेयर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, दरअसल क्या होता है, ये सर्किट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर को बचाया जा सके, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे बचाया जा सके। रिटेल इन्वेस्टर समझते हो आप, जो आम जनता है, जो जनरल पब्लिक है। तो अब दरअसल जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेटर समझते हो तुम्हें कौन होते हैं, ऑपरेटर जो स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, तो ये ऑपरेटर कौन होते हैं, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, ये ऑपरेटर होते हैं भाई, इनके इशारों पे चलते हैं स्टॉक्स, जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट होता है पंप एंड डंप, हर्षद मेहता ने भी जो किया था, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप क्या होता है, एक भले ही थका हुआ स्टॉक है,
थका हुआ भले ही स्टॉक है, मैं 2000 करोड़ रुपए लेके बैठा हूँ, मैंने कर दी पंप कर दिए, मतलब उसमें पैसे भर दिए, माने मैं खरीद रहा हूँ उस शेयर को, जितना भी आ रहा ना मैं खरीद रहा हूँ, माने वो 2 रुपए का 5 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का 20 रुपए का वट जो भी अमाउंट है, 100 रुपए का शेयर है, मैं खरीद रहा हूँ खरीद रहा हूँ खरीद रहा हूँ, मार्केट में भयंकर डिमांड, मतलब क्रिएट करके रखी आर्टिफिशियल डिमांड, पंप कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पंप कर रहा हूँ। अब वो हाँ सारे बच्चों को पता है, जब मार्केट में अब लोग देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, मतलब उन्हें क्या पता कि कौन क्या कर रहा है पीछे से, बैकएंड से क्या कर रहा है, बहुत बड़ा गंदा गेम है, ठीक है ना। सारी थियरीज रखी की रखी रह जाती है जब ऑपरेटर अपना पैसा पंप करता है। तुम कितनी भी शेयर मार्केट की कितनी भी थियरीज पढ़ लेना ये और वो, जब ऑपरेटर ऑपरेट करता है ना पैसा डाल करके, सब थियरीज रखी रह जाती है। लेकिन जिसको समझता है उस केस में भी कि वो काम कैसे करता है, उसका माइंडसेट पता है कि ऑपरेटर कैसे काम करता है, वो कि वो इस टाइम पे क्या सोच रहा होगा, कि जनता क्या सोचेगी, अगर तुम उस माइंड को पढ़ पाए, उस माइंडसेट को पढ़ पाए, समझ पाए, सीख पाए जिंदगी में, तो तुम पैसा बना लोगे, अदरवाइज तो आम जनता का नुकसान ही होगा। अब वो पीछे से डिमांड क्रिएट कर रहा है, कर रहा है भाई, 2000 करोड़ रुपए लेके बैठा है वो, किसी को भी वो जीरो से हीरो बना सकता है, हीरो से जीरो बना सकता है। एसीसी सीमेंट को यही तो किया था हर्षद मेहता ने, एसीसी को पंप किया था, बाद में डंप कर दिया, मतलब पहले तुम देखोगे, थोड़ा देख ही नहीं किया तुमने स्कैम 1992? नहीं, चलो तो फिर देख लेना तुम। हाँ जी, हाँ, तो उन्हें एसीसी नहीं, आज मत देखना, एसीसी की डीलिंग की उनने बैकएंड में कि मैं संभाल लूंगा। अब वो डिमांड क्रिएट करता गया, प्राइस बढ़ता गया, जन तो देख रहे हो भाई यार ये तो बढ़े जा रहा बढ़े जा रहा। अब किसी को मन किया, जैसे मान लो वो 100 का 150 हुआ, मैं अपने मन से एग्जांपल है, कोई 100 का शेयर है, वो 150 का हुआ, कोई बंदा उसे ट्रैक कर रहा है, देख रहा है, कह रहा है यार अब तो यार 50% बढ़ गया, अब नहीं लेता, अब तो, अब वो 150 200 हो गया, अब उसे गिल्ट आ रहा है, भाई यार 150 में ले लेता। ये उनकी बता रहा हूँ जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, वो यही तो फंसते हैं, आम जनता ऐसी तो फंसती है इसमें। तो हाँ, फिर अब हुआ, वो कह रहे नहीं नहीं यार ये तो 100 का पता है, फिर वो मतलब इंसान ना जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, मैंने ऐसे देखे बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होती, वो गिल्ट में फिरते हैं बेचारे, आधी जिंदगी तो गिल्ट में फिरते हैं अपने, मतलब जब सस्ता होता जब खरीदते नहीं, महंगा हो गया तो गिल्ट में है। अब माने अगर जिन्होंने बेच दिया, वो 200 के बाद भी बढ़ते जा रहा है, 500 हो गया, 800 हो गया, वो भी गिल्ट में फिर रहा है बेचारा, बे यार 200 पे बेच दिया मैंने तो, ये 800 का हो गया। अब वो बढ़ते रहा, 200 के बाद कितने का हुआ, 250 का भी हुआ, 300 350 बढ़ते जा रहा है, मान लिया बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अगला तो पंप कर रहा है ना उसे। अब उनने आके वो फंसा कहीं पे, तो क्योंकि शुरू में तो कन्विक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा कोई ना होता है कि इतनी ग्रोथ एबनॉर्मल, इतनी तगड़ी ग्रोथ होती है। अब उसे कन्विक्शन आया, नहीं नहीं भाई ये तो बहुत बढ़िया है ये तो अगर अभी भी खरीद लेंगे हम, 400 के भाव में भी खरीद लेंगे तो भी बढ़िया है। अब 400 के भाव में ठीक है, उन्हें खरीद लिए। अब 400 के भाव में से जाके फिर वो 500 भी हुआ, वो कितना भी हुआ, 500 भी हुआ, वो 600 भी हुआ, ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है नहीं नहीं ये तो अभी और जाएगा, ये तो अभी और जाएगा, उनने रखा। जब तक ये पंप कर रहा था, जब तक ये हवा भर रहा था, तब तक ये बढ़ते जा रहा था, डिमांड क्रिएट, भाई डिमांड सप्लाई का गेम है सारा। अब इनने, अब ऑपरेटर छक गया, कह रहे उसके जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। अब उन्हें अभी तक तो पंप किया था, अभी डम, जैसे वो करते ना, बीपी की मशीन होती है, वो पहले पंप भरते हैं डॉक्टर साहब और फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो बस वही। अब इंसान, हाँ बिल्कुल, 400 के बाद वो 400 पे फंसा, 600 पे जाके क्या हुआ, 600 पे, 600 तक गया, उसे लगा और बढ़ेगा, तो अब वो क्या हुआ, वो डंप होना चालू हुआ। अब वो आके रुका, जैसे यस, यस बैंक का भी यही हाल हुआ था, 200 से सीधा 2 रुपए आके गिरा था, ठीक है ना, 200 से 2 रुपए। हाँ जी, आज का सिनेरियो चेंज है, लेकिन उस टाइम पे, अब इंसान जो 400 में फंसा है, वो घटते घटते, वो डेली घट रहा है, डेली घट रहा है, लेकिन अब उनने 600 का देख लिया, तो कह रहा है नहीं नहीं आज घटा है, कल फिर बढ़ेगा तो 600 पे निकल जाऊंगा, 600 पे निकल जाऊंगा, क्योंकि 600 देख लिया ना उनने, अब वो आने वाला दिन है नहीं है। अच्छा, अब वो ऐसे ऐसे होते 2-4 दिन में वो नीचे आ गया, वो 400 के आसपास आ गया, नहीं नहीं मैंने तो इसे फायदे के लिए लिया था ना, जाएगा, फायदा होगा। अब वो चला गया लॉस में, वो आ गया, वो कितने में, वो 250 में आ गया, 200 में आ गया। अब वो इसलिए नहीं निकाल पा रहा, अब तो लॉस हो गया, अब उसे रोक के रखा है, फंस गया, अगले 4-5 साल के लिए फंस गया, समझा क्या। अच्छा, किसका फायदा हुआ, 100 रुपए का माल 800 में या 600 में बेच के कौन निकल लिया, ऑपरेटर, उन्होंने तो पंप एंड डंप किया ना।
भाई उसके हाथ में पावर थी, 2000 करोड़ लेके बैठा था वो कुछ भी कर सकता था। समझ में आ रही ना बात? तो आम जनता भोली भाली थी, तुम फंस गए। दैट्स वाई इस चीज से बचाया जा सके, एक दिन के अंदर इतना कार्यक्रम ना हो, ये सारा कार्यक्रम ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता है, तो लोग समझ जाएंगे, थोड़ा जो समझदार है वो समझ जाएंगे, अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन अगर यही कार्यक्रम, इतने बड़े बड़े मूवमेंट, 200 400 500 रुपए के मूवमेंट अगर एक एक दिन में होने लगे तो आम जनता बर्बाद हो जाएगी। दैट्स वाई स्टॉक एक्सचेंज में एक कॉन्सेप्ट होता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट का। अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, माने किसी शेयर में अगर अपर सर्किट लगा है, ठीक है ना, तो बस उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता उसका प्राइस। माने किसी में जैसे 5% का अपर सर्किट होता है, किसी में 10 का होता है, किसी में 20% का होता है अपर सर्किट, ताकि जो वोलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है, उन्हें कंट्रोल की जा सके। माने एक दिन में गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो लोअर सर्किट उससे बचाएगा कि इससे ज्यादा और ना गिरे, जिधर निकलना वो निकल लो, अभी निकल लो। रेजिस्टेंस क्रिएट करती है सर्किट। अगले दिन फिर अपर सर्किट भी लग सकता है, लोअर भी लग सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, दिन के दिन भी कई बार लग के भी खुल जाता है सर्किट। हाँ हाँ, कल उसके ऊपर अपर सर्किट लगेगा ना, माने 5% का अपर सर्किट है, आज तो उसे मान लिया 105 हुआ, 5% का अपर सर्किट था, तो कल 105 पे लगेगा ना 5% का सर्किट। अब वो लगा भी रह सकता है पूरे ट्रेडिंग आवर्स में, खुल भी सकता है, वापस से भी लग सकता है, फिर खुल सकता है, फिर ट्रेड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसके हिसाब से वोलेटिलिटी, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है, मैनुअली तो पॉसिबल भी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी संभालती है सारी चीजें, वरना तो कोई इंसान हौला हो जाएगा ऐसे तो। हाँ, सुनो, तो ये कह रहे हैं कि स्टॉक सिकरा ये बोलता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है, जिसे स्थापित किया गया है, किस पर्पस से? असिस्ट करने के पर्पस से, रेगुलेट। मैं ये सारा जो ज्ञान भाषणबाजी दे रहा था, हालांकि मैंने बोला था कि मैं नहीं बता रहा सर्किट के बारे में, लेकिन हाँ, रेगुलेशन, ये सारा जो मैं बता रहा था रेगुलेशन के बारे में बता रहा था। वो रेगुलेट करता है, क्या करता है? और कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है। रेगुलेट अपनी रेगुलेशन से करता है, और चीजों को क्या करता है फिर देन, उसके आगे चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेशन से कंट्रोल करता है, ठीक है ना। किसको? द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एक सिकरा ने ये बोला, सिकरा 1956 ने, एक ऐसी संस्था जो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग को क्या करती है, जो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग में आर्क क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? असिस्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल, एआरसी, है ना। एक ऐसी संस्था जो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग में आर्क करती है। क्या करती है? आर्क करती है, माने असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, सिकरा 1956 के अकॉर्डिंग लिख के आओगे तो इससे बढ़िया तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। अगर वो हो के बोले सामने से 1956 के अकॉर्डिंग बताओ सिकरा, फिर तो ये लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो नहीं भी पूछ रहा, बोल रहा है स्टॉक एक्सचेंज एक्सप्लेन करो, और तुम ये अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और फिर एक्सप्लेन करते हो, इससे बेटर और क्या हो सकता है? फ्लैट ही हो जाना है ना। एग्जामिनर बोलेगा जान ही ले लेता, इतना इतना क्यों लिखा तूने। बिल्कुल। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। अभी ये है जनरल इसकी, ये इंग्लिश वाला टेक्स्ट है बस खाली दूसरे बुलेट में, गलत ये भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला किसके अकॉर्डिंग है? सिकरा के अकॉर्डिंग। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, जो आपको एक क्या प्रोवाइड कराता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाके क्या कर सकते हो? बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। किसमें? ये जनरल डेफिनेशन है इसकी। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। एक्सप्लेन कर दो कैसे। भाई सेकेंडरी मार्केट क्या करती है? मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, और यही तो क्या है स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट ही तो है। तो ये नहीं करेगा, यही बुलेट अगर हमने सेकेंडरी में लिखा और स्टॉक एक्सचेंज में लिखा तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इट प्रमोट सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये किसको भी प्रमोट करता है?
ऐसा नहीं होता कि तुमने पता पड़ा शेयर लगाए इसके खरीद गए किसी और के, लगाई तुमने 5 क्वांटिटी, हो गई 50 क्वांटिटी, या तुमने 50 लगाई वो 5 ही आए। ऐसा नहीं होता है, कौन विश्वास करेगा? एक भी अगर गलती हुई ना, एक भी अगर गलती हुई, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। एक सेकंड पैसा आने में भी लेट हो गई ना, एक सेकंड भी, जिस भी वो करेंगे ही नहीं लोग। माने जिस ब्रोकर ने गलती कर दी, उस ब्रोकर के ऊपर से विश्वास गया, माने स्टॉक एक्सचेंज में दिक्कत आ गई। हाँ, कभी कभी होता है, सुनो ना, इधर ऐसे धक धक होती है, कभी सुबह सुबह, कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, वो पता नहीं किसके एंड से होता है। टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, सुबह को तुम पोर्टफोलियो खोलो अपना, और 9:15 बजे, तो तुम्हें दिखता है कि एक जो शेयर, जो माने कितने का था, 5,000 रुपए का जिसका प्राइस था, वो 500 को दिख रहा है तुम्हें, टेक्निकल ग्लिच की वजह से इधर जान अटक जाती है, पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाती है, बे हुआ क्या है ये, फिर पूरा चेक करके इंसान, हाँ, फिर वो थोड़ा रिफ्रेश करता है, तो जाके कभी 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 ऐसा हो जाता है, ये अक्सर कब होता है, 9 और 9:15 के बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, जब मतलब लोड ज्यादा रहता है, जैसे ऐसा ना वेबसाइट क्रैश हो जाती है कभी, ये क्रैश नहीं होता है, लेकिन लोड ज्यादा रहता है ना, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, कई बार जो प्री ओपनिंग ऑर्डर रहते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, प्री ओपनिंग ऑर्डर ज्यादा रहते हैं, तो कभी ऐसा ऐसा हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो क्या है ना, स्टॉक एक्सचेंज है, ये किसको इंश्योर करता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन को, कि जो ट्रांजेक्शन है वो सेफली क्या हो रही है, सेटल हो रही है या नहीं हो रही, एंड एक्सचेंज एंड सॉरी, इट प्रमोट सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एक्सचेंज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी। और ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है किसकी क्रेडिट वर्दीनेस को, इंडिविजुअल कंपनीज क्रेडिट वर्दीनेस को, क्योंकि उसके बेसिस पे तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस एक्सचेंज होगी तभी तो लोग क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं और सेल करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? बस एक लास्ट ये देख लो, आज नोट में देखो क्या लिखा है, टू स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग इन इंडिया आर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। माने ये किसके एग्जांपल है, सेकेंडरी मार्केट की। नमन भैया खाली 2 ही है क्या? अरे बोला ना, बहुत सारे है स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन डीलिंग किस में होती है, एनएससी और मेन यही है। ठीक है ना? अच्छा, जो किसका इंडेक्स है, बीएससी का जो इंडेक्स है उसे तो सेंसेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो एनएससी का इंडेक्स है उसे बोलते हैं निफ्टी, क्या बोलते हैं, निफ्टी, है ना, ऐसे बोलते हैं निफ्टी 50। ये इंडेक्स कैसे बनता है, जितना पार्टिसिपेशन होता है, मतलब हर एक कंपनी का क्या है, वेटेज होता है, जैसे निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, हाँ, जो टॉप 50 कंपनीज है उनमें सबसे ज्यादा कौन है, रिलायंस, रिलायंस का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है इसमें। माने अगर रिलायंस में कुछ होता है, आज अगर रिलायंस में कुछ होता है, तो निफ्टी 50 भी मतलब वही होगा निफ्टी 50 में भी, क्योंकि उसमें रिलायंस, अगर रिलायंस बढ़ती है तो पूरी मार्केट बढ़ेगी, पूरी मार्केट बढ़ेगी, रिलायंस अगर डाउनफॉल में जाएगी ना तो पूरी मार्केट धराशायी होगी। फिर रिलायंस जाइंट है भाई, जाइंट, ऐसे बच्चा कोई ना है, वो एलिफेंट है, समझा क्या, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है पूरा निफ्टी में। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक। अभी देखो एचडीएफसी बैंक में आजकल क्या चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो मार्केट भी सही नहीं चल रही है, उसके रिजल्ट थोड़े एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, हालांकि चीजें कुछ टाइम में रिकवर हो जाएगी। तो पूरी मार्केट भी क्या है, अभी डाउनफॉल में चल रही है, मतलब डाउनफॉल इतना ज्यादा नहीं है जिस जैसे उसमें एनडीएफसी में, क्योंकि वेटेज रखता है। उसके बाद टीसीएस है, क्या है, तो ये जैसे बड़ी बड़ी टॉप 3 कंपनीज है जो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, समझ में आ रही ना बात, तो वैसा। अब जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा टाटा ग्रुप अपने आप में इतना वैल्यू रखता है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नहीं है उतनी, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा टाटा की वैल्यूएशन है, टाटा ग्रुप की, समझा क्या? चलो, तो जो इंडेक्स होता है किसका, सुनो ना, जो बीएससी का इंडेक्स है वो तो सेंसेक्स है, और जो किसका इंडेक्स है, एनएससी का है, वो है निफ्टी। आधे बच्चे कंफ्यूज फिरते हैं, जान दो, एन फोर एनएससी, एन फोर निफ्टी, बाकी खुद याद आ जाएगा तुम्हें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है। ठीक है ना? अच्छा सुनो, कल हम अपन लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें कई सारे फंक्शन तो वही है, या मैं तो कहूंगा कि अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन पूछता है और तुम फाइनेंशियल मार्केट के भी फंक्शन लिख देते हो ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? एक आध क्या है, थोड़ा एक आध अलग है, वो मैं समझाऊंगा, बाकी वही है जो फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, एमपीएस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी,
एम्प्टी थी ना वो, उसमें से कुछ यहाँ पे सेम मिलेंगे, एक आध आपको अलग मिलेगा तो कल। अब बच्चों ज्यादा है नहीं है चैप्टर, मेजर चीजें हो चुकी है, एक कुछ टॉपिक रहते हैं, हालांकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुश्किल से 3 क्लास में, जैसे आज की क्लास लगी है तो ऐसे 3 क्लास मुझे लगता नहीं है कि 3 क्लास लगेगी, 2.5 क्लास में ही लगभग लगभग हो जाएगा। कल की टाइमिंग सेम यही है। क्यों? तो मेले में जाते रहना, मेले में सुबह जाके बैठोगे वहां, तो बस फिर 10 बजे छोड़ दूंगा मैं, 10 बजे के जाके वहां तुम्हें एकदम से कुछ उसमें कुछ मिल रहा है, तुम्हें कोई स्टॉल विस्टॉल तुम्हारा होगा नहीं, तो बस फिर जाना ही तो है वहां पे। थैंक यू वेरी मच।